नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने ये कर लिया था आपके साथ कि अगर टैक्सेबल सप्लाई को एग्जाम सप्लाई मानेंगे तो क्या होगा। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है सेक्शन 11 में क्या लिखा वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। उसके बाद स्टेट जीएसटी एक्ट में सबसेक्शन 4 भी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल जो नोटिफिकेशन निकालेगी वो डीम्ड स्टेट नोटिफिकेशन माना जाएगा। फिर हम लोग ये सोचने लगे कि अगर ऐसा एग्जाम्शन में लिखा हुआ है तो बाकी नोटिफिकेशन बाकी रेट नोटिफिकेशन में क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो उसका जवाब हम लोग को अभी मिला नहीं है। फिर ये इशू हमने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिया एक्सेल शीट वाला कि अगर आउटवर्ड टैक्स सप्लाई टैक्सी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई टैक्स पेयर उसको एग्जाम मानता है लेकिन लेकिन टैक्स करके बेच देता है तो क्या आईटीसी रिवर्स करवाएगा। तो अब ये कंफर्म है कि आईटीसी रिवर्स करवाएगा। इश्यूज हैं कि वेट करेगा 2 साल वगैरह वगैरह तो है ही। इसके बाद हमने एक स्पेशल वैल्यूएशन किया। यहां पर सेक्शन 11 में रेट जीरो हो रहा है, सेक्शन 11 में रेट जीरो हो रहा है और सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 जो स्पेशल वैल्यूएशन है उसमें वैल्यू जीरो कर सकता है। रेट रहेगा तो रेट एट 18% ऑफ वैल्यू जीरो। तो और उसमें हमने एक देखा कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन होता है और जो रिसिपिएंट डिस्टिंक्ट पर्सन है उसको फुल क्रेडिट मिलता है तो इनवॉइस वैल्यू में जीरो भी लिखता है तो भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो स्पेशल वैल्यूएशन है, एग्जांपल ऑफ स्पेशल वैल्यूएशन इन नोटिफिकेशन 1/3 वैल्यू ऑफ लैंड शैल बी डिडक्टेड, ये नोटिफिकेशन में है। ओशन फ्रेट का वैल्यूएशन भी नोटिफिकेशन में है। एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल वैल्यूएशन इन रूल्स, तो ये जो स्पेशल वैल्यूएशन है नोटिफिकेशन में भी है और रूल्स में भी। तो एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल वैल्यूएशन इन रूल्स, रूल 31A मैंडेटरी 31 और यहां जो था रूल 32 सब रूल 7 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। यहीं पर हमने कहा था एज पर रूल 32 सब रूल 7 वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी निल। इट इंप्लाइज दैट सच सप्लाई इज स्टिल ए टैक्सेबल सप्लाई नॉट एन एग्जाम सप्लाई since value is nil and not the tax rate. It also means that ITC is not blocked for the supplier who is making onward outward supply। जैसे बी और सी डिस्टिंक्ट पर्सन, बी एंड सी रिलेटेड पार्टी है लेकिन बी क्या करता है, ए एंड बी अनरिलेटेड पार्टी है। तो बी ए से कुछ चीजें खरीदता है और फिर वो सी को सप्लाई कर देता है जो डिस्टिंक्ट पर्सन है। अब क्या बी को क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बी कैन अवेल आईटीसी इवन इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज निल क्योंकि ये एग्जाम सप्लाई नहीं। डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 11 एंड सेक्शन 15 सबसेक्शन 5, सेक्शन 11 में रेट निल होता है इसीलिए उसको एग्जाम सप्लाई कहते हैं और टैक्स अमाउंट जीरो हो जाएगा और आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 में वैल्यू जीरो होता है लेकिन कहलाएगा टैक्सेबल सप्लाई, टैक्स अमाउंट जीरो होगा और आईटीसी नॉट। यहां पर किसी को कुछ कहना है तो बताइए फिर आगे। यानी ठीक, अब इसके बाद सर आपने रूल 32 में नीचे 5 टाइप्स क्यों लिखा है? एक्चुअली तो 7 है क्या? पार्टी 5, 5 5 टाइप्स है। ओके। कहाँ कहाँ रूल 32 6 supplies एंड possible to choose these valuation। 5 टाइप्स। 5 types, 1 2 3 4 5, ये ओके। 6 ठीक है तो 6 हो गया, 6 ठीक है। हम्म। चलिए, ऑल प्रिंसिपल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन, ये गुड्स का सेंटर इंटीग्रेटेड सेस और सर्विसेज का सेंटर इंटीग्रेटेड सेस। सेस में कोई एग्जाम्पशन नहीं है तो इसलिए डैश डैश है। गुड्स का सेंट्रल में जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है 2/2017 डेटेड 28 जून 2017 और इसकी वैलिडिटी थी टिल 21 सितंबर 2025। इसके बाद ये पूरे नोटिफिकेशन को सप्रेस करके एक नया नोटिफिकेशन ले आए विथ इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 2025 और नोटिफिकेशन नंबर 10/2025 सीटीआर डेटेड 17 सितंबर 2005 और इसका ये पैरेलल हम्म। नोटिफिकेशन इंटीग्रेटेड है। उसी तरह से सर्विसेज का 12/2017 सीटीआर डेटेड 28 जून 2017 और इंटीग्रेटेड टैक्स का पैरेलल। इसको इस इससे रिलेटेड कोई इसको सप्रेस नहीं किया गया, गुड्स वाले को किया। इसके बाद हम लोग क्या करें, ऑब्वियसली इसके डिटेल तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग सर्विसेज का डिटेल पढ़ रहे हैं। तो 12/2017 और इंटीग्रेटेड में 9/2017 जब जब अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ। ये गुड्स का जब जब अमेंडमेंट हुआ वो सारा डिटेल लिखा हुआ है हम्म। और जो नया आया 10/2025। अब इसके बाद जो अमेंडमेंट होगा वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद सर्विसेज का जितने बार भी अमेंडमेंट हुआ 12/2017 और 9/2017 वो यहाँ लिखा हुआ है और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है 16/2025
वो भी यहाँ पर। इसके बाद इन सब का नोटिफिकेशन का ओपनिंग पैराग्राफ क्या था वो हमने लिख दिया। ओपनिंग पैराग्राफ गुड्स में अगर देखेंगे तो सिर्फ सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 है, इसमें कोई स्पेशल वैल्यूएशन वो प्रिस्क्राइब नहीं कर। और ये 10/2025 अगेन सेक्शन 11 ये सुपर सेशन में आया है, तो इसीलिए इसका हमने अलग इसको यहाँ लिखा। उसी तरह से इंटीग्रेटेड टैक्स का और इंटीग्रेटेड टैक्स का सुपरसीड करके जो आया है, यहाँ पर हमने इसको भी बोल्ड कर। यस, वही बोलना चाहता था। हाँ जिनेश जी। वही बोलना चाहता था कि अच्छा आप अच्छा। जरा उसको ओके ओके। हाईलाइट कीजिए। ठीक। इसके बाद सर्विसेज का, सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सेक्शन है 9, 3 और 4 भी है, इसमें नहीं मिलेगा आपको 9, 3 और 4, इसमें सिर्फ सेक्शन 11 ही मिलेगा। तो ये 9, 3, 9, 4 आरसीएम से रिलेटेड है, सेक्शन 11 भी है, 15 सब सेक्शन 5 भी है, और सेक्शन 148 भी है। अब ये सेक्शन 148 यहाँ पर क्यों लिखा गया और ये इंसर्ट किया गया है 1, पहले यहाँ पर सिर्फ सब सेक्शन 11 1 था। 1 अप्रैल 2019 से दे हैव इंसर्टेड सो मेनी थिंग्स। अब इसमें कारण क्या रहा, सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 का कारण तो हमने आपको बता ही दिया। और 148 क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ये स्पेशल ऑर्डर करके कुछ है, तो 148 से रिलेटेड कोई एग्जाम्पशन, स्पेशल प्रोसीजर फॉर सर्टेन प्रोसेसेस द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल and subject to such conditions and safeguards as may be prescribed, notify certain classes of registered person and the special procedures to be followed by such person, including those with regard to registration, furnishing of return, payment of tax and administration of such person। जैसे सेक्शन 148 में जो स्पेशल प्रोसीजर आया था, अगर कोई कंपनी एनसीएलटी में चली जाती है तो उसको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है वो सारा इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए, स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय आईआरपी आरपी, ये पूरा सेक्शन 148 में लिखा हुआ है, मतलब सेक्शन 148 के थ्रू ही आया है। तो सेक्शन 148 में एक पूरा डिफरेंट लॉ ही बना दे रहे हैं एक तरह। आईआरपी बोले तो सर? इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशन, एनसीएलटी में जो कंपनी चली जाती है, हाँ। तो जो एनसीएलटी में चली गई तो आईआरपी अपॉइंट हो गया, तो आईआरपी विल बी ट्रीटेड एज द रेस्पॉन्सिबल फॉर पर्सन फॉर टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज कंपनीज। ये पूरा इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब ओपनिंग पैराग्राफ में सेक्शन 148 व्हाई दे हैव पुट इट, और इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पशन भी मुझे नहीं पढ़ा है, मैंने तो नहीं पढ़ा है। तो वहां से 148 का पावर लेके यहाँ पे क्या एग्जाम्पशन दे दिया? और 148 में पढ़ता हूं तो 148 इज रिलेटेड ओनली टू रजिस्ट्रेशन, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन। सर या वो 148 में जो ये एनसीएलटी वाली जो कंपनियां रहती हैं उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए जो अपॉइंट करते हैं तो उनको में कैसा होता है सर, डिले हो जाता है। तो डिले होने की वजह से उनका नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जो रिस्ट्रक्चर वाली नई कंपनी बनती है। और पुरानी कंपनी को वो 16(4) का प्रोविजन या ऐसा कुछ भी लागू नहीं होता। और उसको सेपरेट रिटर्न्स वगैरह के लिए जो टाइम ग्रांट होता है वही 148 में दिया गया है। एग्रीड, तो उसको एग्जाम्पशन से क्या लेना देना। 148 का अगर पर्पस देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन है। सर तो एनसीएलटी जैसे भी ऑर्डर इशू करेगी जिस हिसाब से रिटर्न्स के लिए या जिस भी चीज के लिए डेटर क्रेडिटर क्लियरेंस के लिए या कुछ मॉडिफिकेशन है तो उसको जो टाइम लिमिट है जो स्पेसिफिक दिया है लॉ में वो उसको अप्लीकेबल नहीं होता, इसी के लिए तो एग्जाम्पशन दिया है 148 में। तो 148 में सेक्शन 11 में एग्जाम्पशन है रेट का, 148 में रेट का एग्जाम्पशन मिलता है क्या? अभी हमारी हमारे साथ ऐसा ही केस हुआ था, एनसीएलटी वाली कंपनी थी। तो हम्म। वहां पे हमने इसमें जब रिसर्च किया था तो निकला था सारा, तो उसको 16(4) का लिमिट भी कुछ लागू नहीं होता, वो 4 साल बाद भी क्रेडिट ले सकती है, रिटर्न फाइल कर सकती है और पेमेंट कर सकती है। हाँ एग्रीड, ये तो लिखा हुआ भी है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड, पेमेंट ऑफ टैक्स, इन इनके लिए एक नया लॉ ही बना देंगे 148 के। लेकिन इनको एग्जाम्पशन से क्या, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में जब पढ़ूंगा तो 148 का कौन सा उसमें लॉ आ रहा होगा। सर ये भी एग्जाम्पशन हो सकता है ना, रिटर्न फर्निशिंग का, फिर नहीं नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं का। नहीं, एग्जाम्पशन मतलब 11(1) रेट का, जो सेक्शन 9(1) को ओवरराइड कर रहा है, जो रेट नोटिफिकेशन को ओवरराइड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सेक्शन 148 माइट बी ओवरराइडिंग 9(1) और सेक्शन 11, गॉड नोस, पढ़ना पड़ेगा। तो सर जो एनसीएलटी जो अपना डिसीजन देगी, जो डिस्पोज करेगी जो भी उनके असेट्स हैं या जो भी है उसके ऊपर टैक्स ना चार्ज हो, उसके लिए भी हो सकता है, इसी के लिए यहाँ पे आया है। हो सकता, चलिए ये हमने डिस्कस कर ही लिया आपके साथ। अब एक क्वेश्चन राज्यसभा में पूछा गया था कि अगर मूवीज को एग्जाम करना हो
तो कैसे एग्जाम्प्ट करेंगे? नोटिफिकेशन के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू? तो उन्होंने लिखा कि अंडर सेक्शन 11 एंड द रेस्पेक्टिव सेक्शन अंडर द SGST एक्ट वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू, it may, on the recommendations of the GST Council, by notification or special order in each case, exempt goods or services or both of any specified description from the whole or any part of the tax leviable thereon, with effect from such date as may be specified in such notification. Thus, the state or central government can exempt films as defined in this from payment of CGST SGST on the recommendation of the GST count. Means that they have to follow section 11 and they have to come out with the note. लेकिन हमने जो पढ़ा, उन्होंने इस सिंपल इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये एग्जेम्पशन ग्रांट कर दिया। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रीइंबर्समेंट ऑफ स्टेट GST ऑन सिनेमाटोग्राफ फिल्म शोज ऑफ सिनेमा टाइटल द कश्मीर फाइल। तो दे आर एग्जेम्प्ट। पहले कलेक्ट कर रहे हैं, फिर रिटर्न फाइल करवा रहे हैं और फिर रीइंबर्समेंट दे रहे हैं। ये हम सब कर चुके हैं। तो अब और ये सेक्शन 11 के थ्रू नहीं है। अगर सेक्शन 11 के थ्रू एग्जेम्प्ट होता तब तो सिनेमा हॉल मान लीजिए 18% मूवीज पे टैक्स रेट है और सेक्शन 11 के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ने अपना 9% को एग्जेम्प्ट कर, तो मूवी टिकट पे 100 प्लस 9 इक्वल टू 109 जाता। अब अगर ऐसा होता तो वो रिटर्न जब फाइल कर रहा होता, फाइल शायद हो ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जैसे वो CGST में 9 लिखता है, SGST ऑटोमेटिकली 9 पिक कर लेता। जी सर। इसीलिए ये तरीका अपनाया है। सर सर ये केस में एग्जिम्पशन तभी पॉसिबल है जब स्टेट और सेंटर दोनों को देना हो, अदरवाइज एग्जिम्पशन पॉसिबल ही नहीं है, रिफंड रूट से ही जाना पड़े। और ये रिफंड रूट है, ये एग्जिम्पशन नहीं। और रिफंड क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर सेंटर या स्टेट को पैसे मतलब GST कलेक्ट नहीं करना हो तो उसको रिफंड रूट से कलेक्ट करके वापस देना पड़ेगा। सर सर मतलब इसमें एक और ये एग्जाम्पन ये है। इंस्ट्रक्शन से तो ऐसा लगता है कि कर्नाटका स्टेट ने एग्जाम्पन दिया, सेंटर के नहीं इसलिए दिया। नोटिफिकेशन नहीं है, सेंटर ने इंस्ट्रक्शन। नहीं दिया, कश्मीर फिल्म में सेंटर ने नहीं दिया एग्जाम्पन। सर जो स्टेट में बैकवर्ड जोन रहता है सर, हाँ। तो वहां पे एग्जम्पशन मिलता है SGST का, कि SGST मतलब पहले वैट के जमाने में ऐसा था कि वैट आप चार्ज ही मत करो, या तो चार्ज करो तो रिफंड ले लो, दो स्कीम था। अब हम्म। GST आने के बाद वो बैकवर्ड एरिया तो कंटिन्यू है। GST में कैसा हुआ, GST तो चार्ज करना है लेकिन SGST का रिफंड लेना है सर वहां पे। ओके, कोई है ऐसा वही सेम नोटिफिकेशन आपके पास? है, हमारे यहाँ है सर, महाराष्ट्र में तो है। नहीं नहीं, नोटिफिकेशन बताइए, नोटिफिकेशन भेजिए। ठीक है सर, मैं वो कंसर्न उनका जो कंपनी कर रही है उनसे पता करके आपको। ठीक, तो ये हम लोग एक बार कमेंट्री के रूप में फिर एक एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भी एग्जेम्पशन इन्होंने सर्कुलर से क्लैरिफाई ही किया है। और ये कहा क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, कहाँ लिखा हुआ है इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। द ADB एक्ट 1966 प्रोवाइड्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्री कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, तो दिस लॉ इज ओवरराइडिंग द GST लॉ, the bank, its assets, properties, income, and its operations and transactions shall be exempt from all of the taxation and from all custom duties. The bank shall also be exempt from any obligation for payment, withholding, or collection of any tax or duty. DEA has already conveyed by letter this address to ADB that taxable services provided by ADB are exempted from service tax. Purana. Similarly, IFC Act 1958 also provides that this ये similar लिखा हुआ। CSTAT मुंबई वाइड फाइनल ऑर्डर डेटेड 17 अक्टूबर 2016 in case of Messer Coastal Gujarat Power Limited has held that when enactments that honor international agreements specifically immunize the operations of the service provider from taxability, a law contrary to that in the form of 66A of Finance Act 1994 will not prevail, with the provider being not only immune from taxation but also absolved of any obligation to collect and deposit any tax. There is no scope for subjecting the recipient to tax. Well, RCM be possible. There is no need for a separate exemption, and existing laws enacted by the sovereign legislature of the union suffice for the purpose of giving effect to agreements. Accordingly, it is clarified that the services provided by IFC and ADB are exempt from GST in terms of the provisions of these acts. The exemption will be available only to the services provided by ADB and IFC and not to any entity appointed by or working on behalf of ADB or IFC. So this is only a clarificatory. तो इसके लिए कोई सेपरेट एग्जाम्शन लाने की जरूरत नहीं थी उनको। ADB और IFC एक्ट में ही इट says that it overrides or any other law. तो दिस वी कंप्लीट। अब हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं।
अब जब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे आपके साथ तो हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो आपको बता देता हूँ। विल एग्जामिशन, अच्छा रेड बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर हूँ आरसीएम सर्विसेज में, इसको कंप्लीट करूँगा। आरसीएम गुड्स सिर्फ ये बचा हुआ है। उसके बाद जितने भी इन्वॉइसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो सारे इन्वॉइसेस हम लोग यहाँ पर, ये इतने सारे इन्वॉइसेस ई पेपर एक दो, ये सारे इन्वॉइसेस का फॉर्मेट इसमें भी डाल देंगे। तो ये तो किताब हो जाएगी। तो जिन्होंने भी प्री बुकिंग नहीं की है, आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज डू दैट प्री बुकिंग। अब हम लोग आते हैं एग्जामिशन बुक में, और इसमें हम लोग अब सीरियल नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन वो सारा कुछ हो गया है। विल स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर 1, तो इसमें क्या है, इसमें आईजीएसटी का भी नोटिफिकेशन है और सीजीएसटी का भी नोटिफिकेशन। और आईजीएसटी और सीजीएसटी के नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर्स अलग अलग है। सीरियल नंबर 1 सीजीएसटी और आईजीएसटी इसमें तो सेम है, लेकिन बाद में चल के ये सीरियल नंबर चेंज हो जाएंगे। क्योंकि आईजीएसटी, मान लीजिए इफ एनी सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, तो उसका एग्जाम्पशन आईजीएसटी में ही मिल सकता है, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। तो उसका एग्जाम्पशन अगर देना हो तो आईजीएसटी में ही मिल सकता है। तो इसीलिए वो सीरियल नंबर चेंज हो गया। तो आईजीएसटी में जितने भी सीरियल नंबर हैं वो सीजीएसटी में होंगे ही होंगे, कुछ छोड़ के। तो इसीलिए हम लोग को दोनों सीरियल नंबर यहाँ पर लिखना पड़ा। और चैप्टर नंबर सीरियल नंबर सीजीएसटी 1, आईजीएसटी 1, नेचर ऑफ सर्विसेज, सर्विस अकाउंटिंग कोड 1999। और ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग हम लोग ने बनाया हुआ है, क्योंकि ये तो सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं, सर्विस सप्लाई और सर्विसेज बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ट्रस्ट। अब इसमें जब कब चेंज आएगा, जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ जाएगा, तब ये जो रजिस्ट्रेशन है 12A और 12AB वो चेंज हो जाएगा। और ये जो 1961 की जगह 2025 आ जाएगा, या फिर और एक लिख देंगे अगर 2025, इस तरह से ये लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज करेंगे। ये पूरा यहाँ पर एक एक को पढ़ना पड़ेगा, और फिर कमेंट्री, ये सारा पढ़ लेंगे हम लोग। और इसमें हमने क्या किया, सर्विस टैक्स के जमाने में भी कुछ कुछ अगर लिखा हुआ था वो सारा हम लोग यहाँ पर उसको पढ़ेंगे आपके साथ। सर्कुलर नंबर, फ्लायर, जो भी है, ईच एंड एवरीथिंग विल रीड इट आउट और इसको कंप्लीट। तो ऐसे ही करके ये सारा सीरियल 3 to 9, 10, 9A, इस तरह से हर एक सीरियल नंबर हम लोग करना। और ये किताब भी करीब करीब 300 पेज, 270 तो नजर ही आ रहा है। तो इसीलिए पहले ये सोचा था एग्जाम्शन बुक और रेट बुक, ये दोनों बुक को अगर एक साथ कर देने के लिए, रेट बुक और एग्जाम्शन बुक, लेकिन दोनों ही 300 पेज की बहुत मोटी किताब हो जाती। तो इसीलिए हमने इसको अलग ही कर। अब किस जिनेश जी, यस सर। ये ठीक है चैप्टर जो लिखा हुआ हमने, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये वाला देखिए, हाँ, नजर आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है। ठीक, कोई समझ में नहीं आ रहा था कैसे करे, जैसे मैं आपको दिखलाता हूँ एक और। अब ये देखिए, हम्म। इस तरह से लिख दिया है, कोई दिक्कत तो अरे नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। ये देखिए ऐसे लिखा हुआ। ये चैप्टर को बॉक्स कर दो ना सर, तो जरा पढ़ने में आसानी रहे। बॉक्स किया था, लेकिन बहुत खराब लगने लगा, फिर बहुत ही खराब लगने लगा। चैप्टर का नंबर तो हम नहीं बनाए ना, चैप्टर। हाँ, ये तो चैप्टर का नंबर तो चेंज करेंगे हम लोग, अभी तो ऐसे ही।